नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। मैं हूं ईश्वर छेत्री। झारखंड उदय की न्यूज़ आज पहुंची है चाकुलिया। जी हाँ, हमारी टीम आज चाकुलिया पहुंची है और चाकुलिया में आज जो एपिसोड हम तैयार कर रहे हैं, आम शहर का खास आदमी, ये बेहद ही खास होगा क्योंकि चाकुलिया को लोग बांस और काजू के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक ऐसा शख्स है जिन्होंने बैंकिंग यानी बैंक में रहते हुए लोगों की सेवा तो की है, साथ ही साथ वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद चाकुलिया के समाज की सेवा की है। ऐसा ही एक शख्स आज हमारे बीच है जिनका नाम है श्रीनाथ मुर्मू। कैसे और क्यों, क्या हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे श्रीनाथ मुर्मू जी के जुबानी। आइए मिलते हैं श्रीनाथ मुर्मू जी से। देखिए श्रीनाथ जी, झारखंड उदय न्यूज में आपका स्वागत है जी। आज हम आम शहर का खास आदमी के इस एपिसोड में आपको हमारी जनता से मिलाने जा रहे हैं। कैसा अनुभव लग रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज आप? ये तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। मैंने मेरे जैसे एक खास तो नहीं, मैंने एक मामूली आदमी को अपने खास आदमी का दर्जा दिया, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सिन्हा जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को खास नहीं मानते, लेकिन हमारी नज़र में आप एक खास इंसान है क्योंकि आपने अपने जीवन काल में समाज की बहुत बड़ी सेवा की है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म, आपका जीवन कैसे, कब, कहाँ बीता, ये सारी बातें आप हमारी जनता को बताइए। इसके लिए धन्यवाद जी। मेरा जन्म, मैं एक बहुत ही गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ जी। मेरे पिताजी केवल किसी तरह नाम लिखना जानते थे, समझिए कि अनपढ़ ही हैं। जी जी। माँ एक गृहिणी थी और खेतीबाड़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और हम लोग 6 भाई और 2 बहनें, उनमें से एक बहन बचपन में ही गुजर गई थी। जी जी। तो जब मेरे पिताजी लोग 5 भाई, मेरे पिता सबसे छोटे थे जी। और हम लोग का जब पढ़ने का उम्र था उसी समय ही पिताजी लोग अलग हो गए। क्लास 3 में पढ़ता था, क्लास 3 में पढ़ते 3 पे, और हमसे बड़े वाले मिडिल स्कूल में। जी। इस तरह से। तो गांव कौन सा था सर आपका? मेरा गांव चाकुलिया से 3-4 किलोमीटर है, लोधासोली गांव है। लोधासोली, देवसोल गांव है, लोधासोली ग्राम पंचायत में पड़ता है। पंचायत लोधासोली में। जी। तो वहीं तो पिताजी का था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, भले ही वो अपने पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम सब बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे पढ़े। जॉइंट फैमिली से अलग हो गए तो उनके सामने काम करने का दिक्कत हो गया। अब घर में कौन काम करेगा? और सबसे बड़े भैया, उनको भी बहुत पढ़ाने की कोशिश किया गया था। पिताजी बहुत कोशिश किए थे, यहाँ तक कि उनको मारपीट भी किया कि स्कूल भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने मतलब पढ़ाई छोड़ दिया क्लास 7 में। और तब पिताजी ने कहा कि तब अपना घर में काम करो, और खेती बाड़ी संभालने लगे तभी से। उसके बाद बाकी हम 5 भाई, हम 3 नंबर के हैं। बड़े भाई हमसे बड़े वाले मैट्रिक के बाद टाटा कॉलेज चाईबासा में इकोनॉमिक्स ऑनर्स से BA करके वो रेलवे में नौकरी किए। उसके बाद हम हैं, हम भी मनोलाल हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद टाटा कॉलेज चाईबासा में। उस समय चूँकि जमशेदपुर में भी घाटशिला कॉलेज नहीं था, बड़ा नहीं था, और जमशेदपुर में चूँकि रहने की फैसिलिटी नहीं थी, चाईबासा में हॉस्टल था, छात्रावास था, इसलिए हम लोग वहाँ प्रिफर करते थे। जमशेदपुर गए यहाँ से, तो वो कौन सा साल था सर वो? चाईबासा? जी, चाईबासा जो गए 1973, 97 बात कर रहे हैं। 73 में मैट्रिक पास करने के बाद आप चाईबासा गए? चाईबासा में इंटर किए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ आपका? ग्रेजुएशन मेरा बाद में हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा पारिवारिक स्थिति था कि हमसे बड़े वाले को भी 1 साल भी नहीं हुआ था नौकरी लगा रेल में। उस समय तो तनख्वाह भी बहुत कम थी। मैंने वही इंटर में पढ़ते पढ़ते जितना भी वैकेंसी निकलता क्लरिकल लेवल का सब में अप्लाई करते थे।
सबसे पहले मेरा ये बैंक वाला तीसरा नौकरी है। मेरा पहले पशुपालन विभाग, जो अभी भी लोगों को, बच्चों को करते हैं। अगर मैं वहाँ रहता तो शायद मैं भी मैंने लालू जी के साथ कहीं चला गया रहता, लेकिन वैसा होता नहीं मेरे साथ। उसके बाद रेल में नौकरी किया। अच्छा, पशुपालन के बाद रेलवे में आपकी नौकरी हुई। और उस समय रिजल्ट बहुत देरी से 2 साल लग गया था जी। जब रेल का बैंक का मैंने एक साथ परीक्षा दिया जी। तो रेलवे का पहले हो गया। रेलवे में ज्वाइन कर लिया चक्रधरपुर डिवीजन में राजकरसा स्टेशन। उसी दौरान मेरा बैंक का आ गया। बैंक में रिटन टेस्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको बैंक में रिटन टेस्ट पहले हो गया था जी 75 में ही जी। कहाँ जाकर? जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में। पहले तो मेरा सेकंड सिटिंग में था। मैंने सोचा, जब सेकंड सिटिंग में हम लोग गए एग्ज़ाम देने बैठने, उस समय फर्स्ट सिटिंग वाले जब निकले जी तो पूरा कोऑपरेटिव कॉलेज का मैदान भर गया जी। उनमें कुछ जाना पहचाना चेहरा था जी। जो कि मेरे भैया लोग का क्लासमेट वगैरह थे, जी। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे, पीजी कर रहे थे। जी। हम सोचे ये लोग के सामने हम लोग का क्या औकात है, हम तो मैट्रिक बेसिस पर अप्लाई किए हुए थे। जी। तब चलो बैठते हैं, तो वही बैठ गए। उसके बाद 1 साल हो गया, रिजल्ट का पता नहीं। हमसे अब नहीं हुआ होगा। अचानक 76 का दिसंबर में इंटरव्यू का कॉल आया। 76 का दिसंबर में? हाँ, 75 अप्रैल में दिए थे, 76 का दिसंबर में, लगभग 1.5 हाँ। साल के बाद ओरल के लिए आया। जी वही जमशेदपुर मेन ब्रांच विष्णुपुर। जी जी। तो वहाँ ओरल में क्या था, सिर्फ हम लोग का टाइपिंग टेस्ट देना था। जी। ओरल में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, और टाइपिंग भी ना आता नहीं था। उसमें कर दिया गया था कि जिनको टाइपिंग आता है टाइप कीजिए, जिनको नहीं आता है लिख दीजिए डो नॉट नो टाइपिंग करके। फिर 6 महीने के बाद रिजल्ट हुआ। अब उसी दौरान मैंने सेंट्रल बैंक का भी क्वालिफाई किया हुआ था। सेंट्रल बैंक का हमको कॉल लेटर आया। उसमें लिखा था, मैंने तो जमशेदपुर डिवीजन के लिए अप्लाई किया था। लिखा था देयर इज नो वैकेंसी एट प्रेजेंट एट आवर जमशेदपुर डिवीजन, इफ यू वांट टू ज्वाइन एट आवर मुजफ्फरपुर और पटना प्लीज रिपोर्ट। तो हम सोचे अब क्या करें। ठीक दूसरे दिन मेरा स्टेट बैंक का आ गया। स्टेट बैंक का बेरमो ब्रांच। अब बेरमो जगह का इतना हम नाम सुने हैं कि वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट होगा। तो अभी तो गिरिडीह हो गया था, उसी समय गिरिडीह हो गया था। तो हम सोचे चलो कम से कम ही तो मुजफ्फरपुर और पटना से नज़दीक है। तो मैंने सेंट्रल बैंक में नहीं करके वहाँ SBI बेरमो ब्रांच में ज्वाइन किया। यहाँ हम आपको कुछ देर के लिए रोकेंगे। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज आम शहर का खास आदमी में हमारे खास मेहमान है श्रीनाथ मुर्मू जी, जो कि ग्रामीण और निर्धन परिवार में जन्मे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शिक्षा दीक्षा करके जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। वो एक एज ए बैंक मैनेजर रिटायर्ड हुए और उसके बाद नगर पंचायत चाकुलिया में अध्यक्ष पद पर रहकर लोगों की सेवा की। दोस्तों, इस विषय में आप विस्तार से बात करेंगे श्रीनाथ मुर्मू जी से, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, झारखंड उदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईश्वर छेत्री। आप सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में। आप देख रहे हैं आम शहर का खास आदमी, और आज के हमारे मेहमान हैं श्रीनाथ मुर्मू जी, जो कि एज ए बैंक मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं। और बहुत सारी बातें उनके जानने के लिए आइए फिर से उनसे बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि बेरमो ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद उनके जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़ी। सर, जो आपने बताया कि बेरमो ब्रांच में आपने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली बेरमो खुसरो बाजार ब्रांच नाम है जी। बेरमो, क्योंकि अब वहाँ ज्वाइन किए
अब हम ऐसा पोजीशन था जी। कि मेरे पास अपना अपना फुल पैंट नहीं था, अच्छा, हवाई चप्पल पहन के गए थे। उस समय आपके हाँ। पास फुल पैंट और एक नहीं था? एक तो कौन साल की बात है ये जो आप ज्वाइन किए? 77 जुलाई में। 77 की बात है। तो उस समय एक तो फुल पैंट था जी। और एक तो भैया का हम ले लिए थे। जी। वो मैंने फिटिंग नहीं होता था तो मैं उसको जबरदस्ती बेल्ट पहन करके उसको पहन के गए। पहनता था। और जूता का तो सवाल नहीं था, हवाई चप्पल पहन के अब वहाँ गए तो ज्वाइनिंग के पहले बोला कि टाइपिंग नहीं आता है आपको, 6 महीने टाइपिंग करना है, ठीक है। मैंने प्रोबेशनरी पीरियड में आपको टाइप सीख लेना है। जी। अब 1000 रुपया सिक्योरिटी मैंने, चूँकि क्लर्क कम कैशियर का पोस्ट था। जी। जी। मैंने कहा सर मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, ठीक है उसका भी इंतजाम हो जाएगा, जी। तो आपका वेतन से 10 महीना 1000 रुपया कटेगा। उस समय पहला वेतन सर कितना मिला था आपको? पहला वेतन हम लोग को 400 450 450 के लगभग मिला। बेसिक पे था 170 रुपया, DA मिला करके होता था 400, तो उसमें से 100 रुपया कट जाता था। जी। अब फिर मेडिकल, तो मेडिकल कराना है तो तुरंत वहाँ के स्टाफ लोग ने बगल का एक तो SCCL का हॉस्पिटल था, वहीं पर मेडिकल ऑफिसर से खुसरो बाजार ऐसा पोजीशन था कोलियारी, जी। पीने का पानी का बहुत ही अभाव था। जी। नहाने गर्मी का दिन में तो वो खदान का पानी से नहाते थे, वो भी जो बाहर में देता था उस समय, मैंने 50 पैसा बाहर 2 बार पानी लेते थे, मैंने 4 टीना, वो भी खदान से लाता था। और पीने के लिए वहाँ से इंतजाम होता था, इसलिए उस समय 3 महीना वाटर स्कैर्सिटी अलाउंस मिलता था पानी की कमी के। उसके अभी तो वहाँ भी नगर परिषद हो गया, अभी वहाँ भी नल बहुत हो गया। तो ये तो मैंने निम्न कर्मचारी मैंने LDC के रूप में ज्वाइन किए थे ना, क्लर्क कम कैशियर। तो उससे लेकर ब्रांच मैनेजर बनने तक सर ये जो अच्छा। इतना लंबा सफर आपने तय किया, कैसा अनुभव क्या रहा अच्छा, सर? उसमें वो जो वहाँ का तकलीफ देख करके मैंने सोचा थोड़ा सा एक तो छोटा वाक्य हम बताता हूँ। जी। जी। कि अब चलो हम सेंट्रल बैंक में ही चले जाते हैं, कम से कम मुजफ्फर पटना अगर थोड़ा टाउन वाला जगह मिलेगा तो ये सब का दिक्कत नहीं होगा। तो हम वही सोच के हम अपना, मेरा जो हेड कैशियर थे उनको बोले सर हमको 1 दिन का छुट्टी चाहिए, तो अभी तुम्हारा प्रोबेशनरी पीरियड है, 6 महीने छुट्टी नहीं मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, हम शनिवार को हम हाफ डे है, हम सोमवार को आ जाएंगे। तो हम चले गए, तो उस समय उस भाप लिए थे शायद ये लड़का आएगा कि नहीं आएगा। तो बोला वो मेरा बंगाली था, तो बंगला से बात है, बाबा तुम्हें फिर आसबे तो मैंने, बेटा तुम लौट के आओगे तो हाँ सर हम लौट के जरूर आएंगे। तो मैं वहाँ से बाय ट्रेकर बोकारो स्टील में हमको मैंने टाटा का ट्रेन पकड़ना, एक ही ट्रेन था। तो हम शाम के टाइम में वहाँ से बोकारो मारापारी में उतरे, उसके बाद स्टेशन जा रहे टेम्पो, तब तक अंधेरा हो गया और बोकारो का एकदम लाइट जल रहा था वहाँ से चास तक। तो लाइटिंग में क्या है कि स्टेट बैंक का होर्डिंग लगा हुआ था चमकता हुआ। तो देखते चला ऐसा बैंक हम छोड़ के, मन में तो क्या था हम छोड़ के चल जाए, ऐसा इस तरह का बैंक को हम छोड़ के चल जाएंगे। तो फिर स्टेशन पहुँचे तो रात हो गई 9 बजे, फिर बैरमा लौटने का नहीं, हम रात भर स्टेशन में रह गए, सवेरे फिर लौट के आ गए, नहीं स्टेट बैंक छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तब विचार बदल गया, अब हम स्टेट बैंक में ही रहेंगे। उसके बाद मेरा काम, मैं तो ईमानदारी से काम करता था, माने उस समय यूनियन की भी बात थी कि स्ट्राइक वगैरह बहुत हुआ करता था, तो फिर भी क्योंकि स्ट्राइक में शामिल होना ही था, नहीं तो हम नहीं चाहते थे। एक बार तो मैंने प्रोबेशनरी पीरियड था, मैंने अकाउंटेंट से बीच में स्ट्राइक हो गया 3 दिन का। तो मैंने अकाउंटेंट सर से पूछा सर हम तो स्ट्राइक में तो वेतन कटेगा, उसके लिए मेरा परवाह नहीं था, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी मिलने के बाद भी लोग
कम से कम पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा तो मिल रहा है, फिर भी लोग स्ट्राइक करने पर तुले हुए हैं। मेरा मन में ही नहीं था कि हम स्ट्राइक में नहीं जाएंगे। तो फिर अकाउंटेंट साहब को बोले, तो बहुत देर के बाद सोचे, तो बोला कि लास्ट में AM को बोले, इट इज़ बेटर टू बी विथ ऑल। तो हम ठीक है, तब हम भी शामिल हो गए। तभी से उसके बाद तो स्ट्राइक बहुत देखे, वेतन बढ़ोतरी का बहुत सारा, मतलब 35 साल का नौकरी में 35 साल 33 साल और पूरा करने से 38 साल होता 5 साल पहले। तो उसमें बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह देखे। तब मैंने मन लगा कर काम किया। मेरा काम से ब्रांच मैनेजर और मेरा जो हेड कैशियर अकाउंटेंट, वो लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि मैं ओवर टाइम, उस समय ओवर टाइम का सिस्टम था। हम सोचे हमको ओवर टाइम मिले ना मिले, हम अपना काम ख़त्म करके जाते थे। तो इसलिए वो लोग भी खुश थे और हम चाहते थे कि मेरा काम एक्यूरेसी रहे। जी। कुछ माने इस तरह से, पहले कंप्यूटर नहीं तो मैनुअल काम होता था। जैसे उस जमाने में 77-78 में सेविंग्स बैंक का 80 टू लेजर था। तो महीना के उस समय दिसंबर में इंटरेस्ट लगाना होता था सेविंग्स बैंक में। एक जन को 5-6 टू लेजर मिलता था हर अकाउंट वाइज। 12 महीना का मिनिमम बैलेंस जोड़ करके प्रोडक्ट निकल करके एक अकाउंट में इंटरेस्ट अप्लाई करना। आप कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद जो आपका चेकिंग ऑफिसर मिला है उसको चेक कराना है, उसके बाद आप पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद फिर चेक करेंगे तब वाउचर पास होगा। बहुत मैंने लेंदी प्रोसेस है सर उस समय। तो मैं क्या करता था, क्योंकि महीना का आखिरी का बैलेंस मिलाना था, तो मैं सब कर लिया। मैंने क्योंकि दिसंबर का 10 तारीख तो कर देना है, 10 से महीना का आखिरी तक जो बैलेंस मिनिमम है उस पर इंटरेस्ट देना है। अब मैं अपना सब कैलकुलेट करके रख दिया, मैं फाइनल नहीं किया। और मेरा जो चेकिंग ऑफिसर था, अरे मुर्मू अभी तक तुम एक लेजर भी नहीं दिया। सर मैं 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं सब लेजर दे दूंगा, आप खाली चेकिंग के लिए तैयार रहिए। तो आप देख सकते हैं कि श्रीनाथ मुर्मू जी कितना मेहनत और शालीनता के साथ अपने कार्य के प्रति गंभीर थे। और यही कारण है कि एक कैशियर का कलर में ज्वाइन करने के बाद वो ब्रांच मैनेजर के पद पर पहुंचे और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने ग्राहकों की सेवा की है। श्रीनाथ जी, ये हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव रहा है तो आपको कैसा लगा? उस समय तो पूरा मैनुअल काम होता था, आज कंप्यूटराइज है, आज बहुत आसान है। उस समय तो हर चीज़ के लिए आप ही लोग को करना पड़ता था। क्या दिक्कतें उस समय आती थी सर? उस समय दिक्कत जैसे इंटरेस्ट अप्लाई हुआ जी, और एनुअल क्लोजिंग में कभी कभी 3 दिन लग जाता था। आपको सब बैलेंस टैली करना है, मैंने उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालना है, मैंने कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह मैम तो बैलेंस मिलाने में टाइम लग जाता था जी। उसके बाद जितने तरह का भी क्लोजिंग का है, मैंने दुनिया भर का, हमको लगता है इतना ऊंचा हो जाता तो क्लोजिंग का फॉर्मेट, सब एक चीज़ का फॉर्मेट करना था। और एक जो क्लोजिंग का बनाए जो ये फिगर है, उसके बाद कॉपी करने मिलता था सबको, इसको कॉपी कर दो, तीन कॉपी करना है। कॉपी करने में भी मैंने 2 कार्बन लगा करके उसमें तो थोड़ा ताकत लगता था जी। लेकिन बहुत लोग ऐसा कॉपी कर देते कि नीचे वाला पढ़ाया नहीं जाता था क्या। लेकिन मैं चाहे भले ही कितना ताकत लगे, मैं देख लेता था कि मेरा तीसरा कॉपी मैंने सही तरीके से पढ़ रहा है। और मैं घिसी रिपीटेड कभी नहीं लिखता था, मैं लेजिबल होना चाहिए। हम क्या फिगर ले हैं, 3 लिखे हैं कि 8 लिखे हैं, बहुत लोग 3 को ऐसा लिख देगा कि 8 लग रहा है, तो फिर जो देखना कैश काउंटर अकाउंट्स में नहीं है, अकाउंट में। और कभी कभी डिस्पैच, सबसे आम चीज़ बैंक में उस समय डिस्पैच होता है। आपका कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, आप तुरंत आप भेजिए जहाँ जाना है। अगर आपके यहाँ 7 दिन पड़ा रह गया तो आपका वो पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ। उसमें बहुत से लोगों का
मनी ट्रांसफ़र, ड्राफ्ट वगैरह रहता था, बिल का पेमेंट रहता था, इंटरेस्ट उसका मार कर जाता, वहाँ डेमारेज लग जाता था अगर उसको वहाँ पेमेंट सही टाइम पर नहीं मिला। इसलिए मैंने डिस्पैच का महत्व को समझा, और जब डिस्पैच क्लर्क नहीं रहता था तो ऑफ टाइम में या अपना जैसे कैश काउंटर 2-2:30 बजे और 3 बजे तक हिसाब मिलाने के बाद तो मैं ब्रांच मैनेजर या अकाउंटेंट बोलते थे, देखो यहाँ डिस्पैच का बक्सा भर गया, थोड़ा देख लो। तो मैंने पहले छांट लिया, एड्रेस लिख दिया, और सबको दूसरा दिन कभी मैसेंजर लोग चल जाता था। उस समय बड़ा बड़ा लेजर हुआ करता था मैनुअल, और काउंटर से अलमारी में रखना है, अपने ढोके उठा रहे हैं तो हम भी हेल्प करते थे, चलो मैसेंजर से अपना बोला कि मेरा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। तो ऐसा तो आप देख सकते हैं किस तरह से श्रीनाथ मुर्मू जी पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से काम करते हुए बिना समय देखे पूरा समय अपना बैंक को देते थे और ग्राहकों की सेवा करते थे। और यही कारण है कि वो एक नीचे से लेकर बैंक के मैनेजर तक पहुंचे हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी जिम्मेदारी का जो उनका ये नेचर रहा, उसी ने उन्हें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे रिटायरमेंट के बाद श्रीनाथ मुर्मू जी ने किस तरह से राजनीति में कदम रखा और किस तरह से पंचायत अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, उसके बारे में जानेंगे ब्रेक के बाद। पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। तूने जो देखा
झुका के होने लगा मैं बेकरार। दीवाने दिल को अब तो हमेशा रहता है तेरा इंतजार, चाहे दिन हो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। और आज के हमारे मेहमान हैं श्रीनाथ मुर्मू जी, जो कि एक रिटायर्ड ब्रांच SBI के मैनेजर रहे हैं और साथ ही साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे चाकुलिया के। आइए उनके जीवन के दूसरे पहलू पर आप विशेष बातचीत करते हैं। लेकिन बाद में वही 2 साल के बाद में चाकुलिया मोहंडर और मुसाबानी ब्रांच में मैंने ये लोग को सिखाया कि ऐसा ऐसा करना। तो उसके बाद ब्रांच मैनेजर इसके कितने साल सर रहे एज ए ब्रांच मैनेजर आपने? उसके बाद 95 से तो मैंने जहाँ भी पोस्टिंग हुआ ब्रांच मैनेजर में ही हुआ। उसके बाद लास्ट में स्किल 3 में भी ब्रांच मैनेजर में पोस्टिंग हुआ। तेगड़ा ब्रांच बेगूसराय ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा था? तेगड़ा जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से वहाँ स्किल 3 ब्रांच मैनेजर था। तो वहीं से वही अब मैंने रिटायरमेंट लिए। वहीं से रिटायरमेंट लिए। मैंने मन बना लिया था अब ज़्यादा नौकरी नहीं करना है। जी मन बना हम लिया। सिर्फ मेरा 5 साल बचा हुआ था। मैंने सोचा कि अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है। अब हम सबको जानकारी दे के लेंगे तो कोई हमको करने नहीं देगा। छोड़ेगा नहीं। हम एप्लीकेशन भेज दिए बिना किसी जानकारी। उस ब्रांच के किसी को नहीं, घर वाले को भी नहीं पता था। केवल हमारे दोनों बेटा को थोड़ा पता था। तो बड़ा बेटा नौकरी में था, छोटा तो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वो लोग भी मायूस हो गया। तो बोला तो क्या करेंगे, कुछ काम करते रहे। तो रिटायरमेंट के बाद फिर तो बोला कि आप तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा कुछ मिलेगा? तो हाँ, मेरा PF पेंशन जितना है मिलेगा, PF ग्रेजुएटी सब मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। तो पेंशन तो हर महीना मिलेगा। तो बिना काम का मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो वही जितना भी वेतन मिलता है उसका आधा तो मिलेगा ही। मिलेगा ही जी। तो बोलता है छोड़िए, तब क्या टेंशन लेना है। बेटा लोग भी बोलते छोड़िए, क्या टेंशन लीजिए। तो इस तरह से तो वही लोग को पता था कि हम। तो उसके बाद 3 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। मैंने भेज दिया, 2 महीना भी दिया, कोई जवाब नहीं। अब जब 3 महीना में वो लोग नहीं करना है तो हमारे ऊपर जिसको हम भेजे RM वो फंसेंगे। तो उन्होंने भेजा। फिर 2-3 ब्रांच मैनेजर से बुलवाया, जो भी मेरे के हमसे जानता है इसका पड़ता कि बोलो मुर्मू को विड्रॉ करेगा। तो नहीं सर, हम तो मजाक नहीं किए थे, हम तो सीरियसली दिए थे। तो नहीं करना। तब तुरंत वो हमको बुला लिया। मैंने एक तो इंटरव्यू होना है, वो मैंने क्यों छोड़ना चाहते हैं इस तरह का। तो वही उनका चैम्बर में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलते जाए, हम आंसर जाए क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या दिक्कत हुआ, ये हुआ। तो अपना क्या तो 2-3 टू करने के बाद अरे लो यार, अब तुम ही भर दो। तो वो आराम उनके साथ हम 6 महीना काम किए थे। और हर पीर रिव्यू मीटिंग में मेरा एग्जाम्पल दे लगते, देखो मैंने 2 दिन पहले आया हुआ वो ब्रांच मैनेजर कैसा काम कर रहे हैं। और तुम लोग मैंने रिव्यू जितना के 30-35 ब्रांच मैनेजर का हर महीना क्लोजिंग महीना आके फर्स्ट वीक में मीटिंग होता था, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा पिछले महीने का। मेरा पी रिव्यू मीटिंग, डिपॉजिट एडवांस में ग्रोथ, अकाउंट्स ओपनिंग में ग्रोथ, इतना नंबर ऑफ अकाउंट करना। तब हमको अभी भी दिया हुआ है मोमेंटो, उन्हें इस तरह का फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो मेरा एग्जाम्पल देता था, सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। तो उसके बाद भी ब्रांच में तुम काहे मेरे से छोड़ना है, मेरे से क्या दुश्मन है, क्या गलती है? सर आपसे कोई गलती नहीं हुआ है सर, मैं पहले से ही मन बना चुका था। तो ठीक है, जब मन बना लिया तब बोले जो क्वेश्चन था कर दिए, उसके बाद हम ठीक है जाओ। तो उसके बाद महीना का 2 दिन बचा हुआ था, चिट्ठी आ गया कि आप नेक्स्ट मैन फील्ड ऑफिसर था, उसको चार्ज दीजिए। और उनका भी इंस्ट्रक्शन आया, इनसे चार्ज लीजिए और उनको रिटायरमेंट का चिट्ठी दे दिए। वहाँ से हेड ऑफिस रीजनल ऑफिस से आया था। और
पेंशन का पेपर वगैरह आया था, ये सब फिलअप करके दे देना, दे दिए। उसके बाद आप उसके बाद स्टाफ लोग बोले हम लोग को थोड़ा भी भनक रहता था आपको हम लोग देने ही नहीं देते। मैंने स्टाफ लोग से भी उतरा बिगड़ा। मैंने कभी कोई ब्रांच का स्टाफ से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना क्लरिकल से। इस तरह मेरा ब्रांच मैनेजर ये सब से भी एक्सपीरियंस तो मैंने कभी तकलीफ भी है, अच्छा भी रहा। अच्छा भी रहा, कभी दोनों। काम नहीं हो पाता था तो ऊपर से डांट मिलता था कि ऐसा नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रहा, और स्टाफ की कमी के कारण नहीं हो पाता था। कभी ब्रांच में अगर कोई स्टाफ नहीं है, कस्टमर हल्ला हो रहा है, तो ठीक है भाई, काम सबका हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट होगा, लेकिन काम सबका होगा। ये तो सर आपने ये बैंक तो- में रहकर जी लोगों की बहुत सारी सेवाएं जी, की जी। है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ऐसा आप- क्या आपको लगा कि आप नगर पंचायत का चुनाव लड़े और लोगों की सेवा करें? ये विचार कैसे आया सर आप आपको? रिटायरमेंट के बाद जब अनाउंस, क्योंकि 2008 में नगर पंचायत गठन हो चुका था, फुल प्लेजेड नहीं था, जी तो फुल प्लेजेड इलेक्शन 2013 में हुआ। जी तो अप्रैल में इलेक्शन हुआ, जनवरी में नोटिफिकेशन निकला। जी तो पहले से सुनाई पड़ रहा था कि इस बार एसटी का रिजर्व होगा, अच्छा मैंने ये का चेयरमैन का पोस्ट। तो जब जनवरी का 2 तारीख को न्यूज़पेपर में आया कि नोटिफिकेशन हो गया, नगर पंचायत अध्यक्ष का पोस्ट एसटी रिजर्व, मैंने तो ये अपने आप विचार मन तो में मैंने- आया, किसी ने मैंने- प्रपोज किया सर आप? मैंने प्रपोज नहीं किया, मैंने अपने आप पहले विचार कर लिया कर लिया था कि लड़ना है। हाँ, उसके बाद समर महांती का प्रपोजल आया था आया। बाद में, जबकि हम पहले डिसाइड कर चुके थे। तो फिर नॉमिनेशन किए और इंडिपेंडेंट था, जी और उसमें समीर महांती जी का पूरा सहयोग रहा। अच्छा, क्या सोच क्या था उस समय जो आप चुनाव लड़े थे? क्या सोच लेकर आए थे? सोच लेके अब हम आपके पास सब कुछ था, हाँ। पैसा भी था, अब- उस समय का रिटायर्ड हो अब- गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर क्योंकि क्या सोच सरकारी- था आपका? सरकारी ये में ऐसा लगता था कि लोग काम नहीं होता है, जी लोग माने टाल देना चाहते हैं या जी भ्रष्टाचार ये है। जी तो हम चाहते थे कि ये भी तो एक सरकारी अंग ही है, जी जी तो क्यों ना हम मिसाल पेश करें कि माने इसमें भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका जो काम है उसका काम होना ही है। जी मैंने मैंने बिना कोई तकलीफ के सबका काम होना चाहिए, जी मैंने यही सोच था मेरा। तब लोगों का जो वंचित लोग हैं, जो अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि परिवार लेकर ही कि अपने से किसी ऑफिस में जाना नहीं होगा, किसी को साथ में ले गया, मेरे मन में ये नहीं था कि जिसका भी काम होगा सीधा वो चले जाए उस अधिकारी के पास, उस कर्मचारी के पास जहाँ उसका काम होना है। मैंने ये माहौल में करना चाहता था कि ये मैं देखना चाहता हूँ, और अपने लिए तो मैं बहुत कर लिया था अपना, और कुछ लोगों के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ तो अध्यक्ष बनने के बाद आपने लोगों के लिए क्या, आप जो भी किया, आप संतुष्ट है उससे? क्या क्या किया आपने, कुछ बताएंगे सर? अब उस समय शुरू में नगर पंचायत के ये में, जैसे अभी पार्टी होने के बाद जी अध्यक्ष का, जैसे जो सरकारी अधिकारी है, जी उस समय लोग उतना महत्व नहीं, और क्योंकि इंडिपेंडेंट था और हम अकेले में जो बाकी वार्ड मेंबर लोग का मीटिंग वगैरह करके अधिकारी से कुछ काम कराना, बात निकालना, और वो भी उतना महत्व नहीं देते थे। चलो ये बोल रहा है इस टाइप का था। फिर भी तो मैंने अपना कड़ा रुख भी अपनाया। जी मैं सीधा मैंने अधिकारी को मैंने डांटने के लहजे से भी बोलता था, उनको मैं कहता था देखिए आप मेरा सचिव हैं, जी माने मेरा सचिव हैं जी। आप भले ही कोई अधिकारी हों, लेकिन आप मेरा सचिव हैं, मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा। इस तरह से तब जब हम कड़ा रुख अपनाए तब वो लोग भी सहम गए। उसके बाद तो नगर पंचायत के कार्यपालिक अधिकारी थे, जी। उस समय वीडियो
यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को चार्ज में था। जी उसके बाद भी उनका ट्रांसफर फिर चाकुलिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी कभी अंचल अधिकारी, जी हम चला गए। माने परमानेंट इंडिपेंडेंट कार्यपालिक पदाधिकारी पोस्टिंग नहीं हुआ था। ठीक 1 साल 1.5 साल 2 साल बचा है, उस समय पोस्टिंग हुआ। तो उस समय तो BDO साहब थे, कभी CO साहब, तो उन दोनों के साथ तो मेरा अच्छा संबंध भी था। फिर हम बोलते देखिए सर, मैंने आपका ऑफिस में, आपका कार्यालय में आप BDO साहब हैं, मैं आपका कुछ इज्जत करता हूँ, आपको इज्जत करता हूँ। आपके यहाँ मैं अपना पर्सनल काम लेके जाऊँगा तो आपको BDO साहब के तौर पर या किसी का भी काम आपके ऑफिस में आप BDO साहब हैं, आप CO साहब हैं, लेकिन मेरा नगर पंचायत ऑफिस में अगर आप कार्यपालिक पदाधिकारी के हिसाब से आएंगे तो आप मेरा सचिव हैं। जी, जी। इसलिए ऐसा ना हो कि कुछ मैंने असहज हम लोग फील करें, आप भी फील करें या हमको भी जो नहीं बोलने वाला बात हमको बोलना पड़े, बोलना पड़ जाए। जी तो भी CO साहब भी BDO साहब भी दोनों समझते थे। इसलिए वैसा घटना नहीं हुआ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ये जानना चाहते हैं कि आपने जो सेवा किया एज ए नगर पंचायत अध्यक्ष, क्या लगता है मन में कि कुछ ऐसा काम जो आप करना चाहते तो नहीं हो पाया, अभी भी उसका आपको लगता है कि हम वो करना चाहिए, ऐसा कुछ है सर? गरीबों के लिए जैसे एक तो ट्रेनिंग का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का ट्रेनिंग दे करके उसको Self-help group। रोजगार दिया जाए, सिलाई वगैरह का या कंप्यूटर सिखा करके वो लोग का उस सब का ट्रेनिंग हुआ। गरीबों को ठेला रिक्शा वगैरह दिया गया। और उसके बाद ये तो जब एक 2 साल बचा हुआ तो मैं ये हुआ प्रधानमंत्री आवास, वो लोग वो सब हुआ। जो भी गरीबों के हित में काम किया गया, लेकिन सबका नहीं हो पाया। वो तो मेरा अफसोस रहा कि सब गरीब को हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी शायद ही हुआ होगा, लेकिन हुआ है, काम तो हुआ है अभी, लेकिन 100% सबका हो गया। होना चाहिए तो हाँ, उतना नहीं होगा। शायद पूरा नहीं हुआ होगा। और जहाँ तक रोड रास्ता नाली वगैरह बनने का, साफ सफाई का उस समय शुरू हुआ, अभी चल रहा है। बीच बीच में कभी काम रोको हो जाता है, लेकिन काम चल रहा है अभी। ये बना, टाउन हॉल बना, वो तालाब का, कमारीगुड़ा तालाब का ये हुआ, जो जलकुंभी से भर गया था, वो सब हुआ। PCC चकुलिया, लेकिन अभी भी चकुलिया का नगर पंचायत का जो ग्रामीण इलाका है, वो सब हमको लगता है कि अभी भी नगर पंचायत का सुविधा अभी तक नहीं मिला है। वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ, वहाँ अभी भी पानी का, अब पानी नहीं जा रहा है, सड़कें भी नहीं है। जो चकुलिया बाजार में जो सुविधा होना है, वो सुविधा जैसे सोनाहारा, दिघी, पुन्ना पानी, तोनगा, ये सब गांव को मिलना चाहिए। मेरा ये एक तो अधूरा सपना रह गया कि मैं चाहता था चकुलिया बाजार क्षेत्र में जो सुविधा है वो लोग को भी वही सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ का काम पहले करना चाहता था कि पहले वो लोग को चकुलिया का बाजार का सुविधा मिल जाए, तब तो पूरा नगर पंचायत होगा। लेकिन वो लोग ना नगर पंचायत का फैसिलिटी ना ग्राम पंचायत का सुविधा मिल रहा है। ग्राम पंचायत से भी वंचित हो गए और नगर पंचायत का भी सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये काम
आपका अभी भी सपना नहीं, अधूरा अभी भी नहीं हुआ है। तो हमको लगता भविष्य है में क्या योजना है सर आपकी? अब क्या सोच रहे भविष्य में? अब क्या तो भविष्य में कुछ अगर विचार है मन में? चाकुलिया के वासी अगर माने समझेंगे या एक बार व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत तौर पर जिसको जो कुछ भी कर सकते सहायता हो सकता है वो करेंगे, या कम्युनिटी बेसिस कर मान लिया कोई मोहल्ला में खास करके गांव में देगी हो या जी 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 तड़का पुन्ना पानी हो सोना आ रहा हो, जी मैंने किसी मोहल्ला में कुछ ऐसा काम जो अपना व्यक्तिगत तौर पर जितना मैंने हो कुछ सकेगा। जितना हो सकेगा मैं करना चाहूँगा। और सर अंत में एक सवाल हम चाहेंगे कि आप यहाँ चाकुलिया वासियों से चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? चाकुलिया के लोग तो बहुत अच्छे हैं, जी माने उनको यहाँ शिक्षा का अभाव है, लेकिन हमको लगता है हम चाहते हैं कि सब लोग शिक्षित बने, केवल 2-4 लाइन पढ़ना और लिख सकने से शिक्षित नहीं, माने मानवता होना चाहिए। माने ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि उसमें मानवता झलके। आप शिक्षित हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिए, आप किसी गरीब असहाय के प्रति आप संवेदनशील नहीं है, तो वैसा शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और शिक्षित बनिए और सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, ईमानदार रहिए। ईमानदारी और परिश्रम इसका कोई विकल्प नहीं है, हम तो इतना ही जानते हैं। ईमानदारी से परिश्रम कीजिए और आप जरूर अपना जो भी आप अपना लक्ष्य है उसमें सफल बनेंगे। और यही संदेश है, और मैं बार बार यही करना चाहता हूँ कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब सोचे कि ये ईमानदारी से क्या कर लिया, अरे ईमानदारी से कुछ नहीं किया तो अपना मन में जो सेटिस्फेक्शन हुआ, वो एक बेईमान आदमी करोड़ों रुपया कमा करके भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकता है। जो एक ईमानदार आदमी भले ही 1 रुपया ना कमाया हो, अपना जीवन भर अपना संतुष्टि से अपना जीवन यापन कर सकता है। एक बात मैं कहना भूल गया कि समाज सेवा, जैसे ये बगल में एंडीरुंगटा गर्ल्स हाई स्कूल है, जी वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ देहात क्षेत्र से मैंने आती है। और क्योंकि लड़कियों का शिक्षा, लड़कियाँ शिक्षित होंगी तो उसका परिवार शिक्षित होगा, यही मेरा मन में सोच के वहाँ के हेडमास्टर साहब जब टीचर लोग नहीं थे जी तो 2011 से मैं वॉलंटरी सर्विस जी मैंने बिना कुछ मैंने मानदेय का जी मैं बच्चों को जाकर शिक्षा तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे भेंट हो गया रास्ता में, क्या करें, ऐसे कुछ नहीं घर में, तो क्या थोड़ा समय होगा, आप 1-2 घंटा स्कूल में आ जाते हैं। तो हाँ, क्या नहीं होगा। तो बोला कि हम आपको क्या पैसा देंगे, पैसा तो नहीं दे सकेंगे, एक तो टीचर है जो वैसा है, उसको स्टूडेंट से 5-10 रुपया लेकर के उसको कुछ दे देते हैं। तो हम बोले कि अगर स्टूडेंट से लेके देना है तो देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पॉकेट से भी मत दीजिए और स्टूडेंट से लेकर भी मत दीजिए, हम ऐसे खाली बैठे रह सकते। मेरा एक माने बैंक में नौकरी करने के पहले मेरा एक और ये था एम था कि मैं या तो टीचर बनूंगा या बैंक में नौकरी करूंगा। अब मेरा वो जो मेरा ख्वाब तो पूरा करने दीजिए, कम से कम परमानेंट टीचर के तौर पर, नहीं तो एक वो लोग तो समझे कि टीचर है। तो उसी तरह मैं अब 2011 से जब तक ये हाल में जो टीचर लोग का पोस्टिंग हुआ जी तब तक आप सेवा दे रहे सेवा दे रहे थे। अभी भी मैं ये ऑफ टाइम में स्कूल बंद होने के बाद वहाँ की हॉस्टल की जो मैडम है जी कि आप कम से कम आकर के 1 घंटा ये लोग को मैंने बता दीजिएगा। तो मैं अभी तो हॉस्टल बंद है, आने के बाद फिर देखेंगे लोग को भी मैंने कोई पैसा ना दे, अगर देता है तो खुशी से हम वही लोग पर वो पैसा खर्च कर देते हैं। हम वो लोग के लिए कलम खरीदते हैं, वो लोग का जो हम टेस्ट लेते हैं, हम कॉपी, हम जो बताते हैं कम से कम इतना समझो। अगर तुम लोग समझ गया तो मेरा सार्थक हो जाएगा कि हाँ मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। अगर हम सिखा नहीं सके तो मेरा भी टाइम बर्बाद हो गया, तुम लोग का भी टाइम बर्बाद हुआ। इसलिए कम से कम
हर दिन एक नया चीज़ सीखो और रिजल्ट उसके बाद से बेहतर होने लगा था। और अभी भी घर में एक दो ठो पढ़ने आता है तो अभी एक घंटा हम दिखा देते हैं पढ़ा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। समाज सेवा से अंतिम समय तक आप जुड़े रहना चाहते हैं सर? जी। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड उदय से बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि श्रीनाथ मुर्मू जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि सिर्फ लिखना और पढ़ना और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना ही शिक्षा नहीं होता है। आप शिक्षित तभी कहे जाएंगे जब आपके अंदर मानवता हो, जब आप एक संवेदनशील व्यक्ति हो, गरीबों के प्रति आपके मन में चिंता हो। जब तक आपके अंदर ये सारी प्रवृत्तियां नहीं होगी, आप शिक्षित नहीं कही जा सकते। बहुत बड़ी बात है जो कि श्रीनाथ मुर्मू जी ने आज कहा। और जैसा कि आपने देखा, इनका पूरा जीवन गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए रहा है। चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में, वो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला वहाँ भी इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। और उसके बाद भी यहाँ समाज में अध्यक्ष के पद पर रहकर, नगर अध्यक्ष के पद पर रहकर ग्रामीणों की खासकर बहुत ज़्यादा सेवा की है। और बहुत कुछ सपने उनके अधूरे रह गए हैं। अगर भविष्य में मौका मिलता है तो वो इन सपनों को जरूर पूरा करेंगे। आज भी वो शिक्षा से जुड़े हैं, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। स्कूल जाकर क्लास लेते हैं और जो भी पैसे उनके पास है या जो भी कहीं से मिलता है वो बच्चों पर ही खर्च कर देता है। इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच है चकुलिया प्रखंड में। और यही सारे गुण एक आम इंसान को खास इंसान बनाता है। इसीलिए हम पहुंचे हैं इस चाकुलिया प्रखंड में श्रीनाथ मुर्मू जी के घर में, और उनकी जीवन की ये कथा को आप तक पहुंचाने का हमने ये प्रणय लिया था और आज हमने पूरा किया। शख्सियत हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे और उस शख्सियत के बारे में आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा, आप देख, हमें कॉल कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। और दोस्तों, फिर से मैं कहूँगा कि कोरोना के इस काल में सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस बना के रखिए और सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाया जा सके। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Into the world of Benova Water Purifier, एक अद्भुत और बेमिसाल वाटर प्यूरिफायर जिसे खास तौर पर बनाया गया है आम आदमी के लिए। ये एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। बस एक सिरे को नल से लगाए और जितना चाहे साफ पानी तुरंत पाए। विश्वास नहीं होता ना, तो खुद ही देख लीजिए। ये है गंदा पानी। अब इसी गंदे पानी को हम डालेंगे बीनोवा आकृति वाटर प्यूरिफायर में। अब इस गंदे पानी वाले जार को हम फिल्टर में फिट कर देते हैं। लीजिए, दूसरे सिरे से साफ पानी आना शुरू भी हो गया। ये देखिए, ये है बीनोवा आकृति वाटर प्यूरिफायर से निकला हुआ साफ और स्वच्छ पानी, जो 99.9% बैक्टीरिया, वायरस और क्लोरीन मुक्त है ना कमाल का प्रोडक्ट। ये पानी जिस वाटर प्यूरिफायर से निकला है, आइए चलकर देखते हैं उसके मेम्ब्रान की क्या स्थिति है। ये देखिए, पानी में जितनी भी गंदगी थी इसके मेम्ब्रान पे चिपक गई है, जिसे आप आसानी से साफ कर सकते हैं। बीनोवा वाटर प्यूरिफायर की एक और खास बात, ये है बीनोवा आकृति वाटर प्यूरिफायर का यूएफ मेम्ब्रेन, जिसे बाकी वाटर प्यूरिफायर की तरह महीने 2 महीने पर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चलता है पूरे 3 साल। इसमें न बिजली के कनेक्शन की जरूरत होती है, न स्विच ऑन ऑफ करने का झंझट। ये इतना हल्का और सुविधाजनक है कि आप अपने किसी भी सफर में अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हाँ, एक बात जानकर आपको और भी ज्यादा खुशी होगी कि इसकी तकनीक देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप की